दोस्तों, एनवीएन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आजम शाह। आज हम लोकसभा इलेक्शन की घोषणाओं पर कुछ बात करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव और 23 मई को परिणाम की घोषणा कर दी है। इस चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, जिनके परिणाम लोकसभा के साथ ही आएंगे। 2014 में लोकसभा चुनाव की घोषणा 5 मार्च को हुई थी, इसलिए आशा ये की जा रही थी कि इस बार भी 5 मार्च को ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर देगा। परंतु ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के पास कुछ अधिक महत्वपूर्ण काम थे कि उसने 10 मार्च को चुनाव का बिगुल बजाया। इस घोषणा के साथ ही विपक्षी दलों की ओर से आलोचनाएं शुरू हो गई हैं और कहा जाने लगा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के अनुकूल निर्णय किया है। इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी को अधिक चुनौती है, वहां मतदान कई चरणों में रखे गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में मतदान होंगे, जबकि उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में। चुनाव विश्लेषक और स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के बजाय 7 चरणों में, उड़ीसा में 2 चरणों की जगह 4 चरणों में और महाराष्ट्र में 4 चरणों में मतदान किए जाने पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ योगेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चुनाव मई में कराए जाने और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव की तारीखों के घोषणा के बारे में यह बात भी कही जा रही है कि आयोग ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि प्रधान सेवक अपने कुछ आवश्यक काम निपटा लें, कुछ घोषणाएं और शिलान्यास आदि कर लें, जिनमें 600 करोड़ रुपए का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भी शामिल था, जिसका शिलान्यास उन्होंने 8 फरवरी को किया और उसी 8 फरवरी को गाजियाबाद में उनकी एक महत्वपूर्ण रैली भी थी। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में किए गए इन उद्घाटनों और शिलान्यासों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले 30 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर मोदी जी ने 157 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें ऐसे भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन पहले भी हो चुका है और मोदी जी ने उनका दोबारा उद्घाटन किया। इसके अलावा इन 157 में से 140 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एक प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लायक भी नहीं थे। Now what you heard there was just a sampler. Scrolling on our screen is a list of all the projects the Prime Minister has been inaugurating in the past month as he launched a travel blitz across the country. As this show airs, Mr. Modi has made a total of 28 trips in the last month, where he's launched a total of 157 projects from February 8th till today, March the 9th. So many that we can't name them one by one. We just have to run this scroll on our screen. आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि क्या मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार की तारीख चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने उनके हिसाब से चुनाव की तारीखें घोषित की। कभी सुना है बंगाल में 7 फेज में चुनाव। इसके अलावा उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी छवि, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता सब कुछ भाजपा के लिए कूड़ेदान में डालने पर लगा हुआ है। देखिए उनकी ये वीडियो। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो 5 मार्च को हर बार जो आप चुनाव ऐलान करने की बात कर रहे हैं, 2014 में 5 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ था। आपने 5 दिनों तक प्रधानमंत्री जी को रैली, सभा, उद्घाटन, यहाँ भाषण, वहाँ भाषण की पूरी छूट दी। उसके बाद गाजियाबाद में जब कल उनका अंतिम भाषण खत्म हो गया, उसके बाद आपने चुनाव की तिथि घोषित की, नंबर 1। दूसरी बात आपने किया क्या कि बंगाल जहां पर 7 चरणों में आपने चुनाव रख दिया, मुझे तर्क बता दीजिए किस कारण से आपने 7 चरणों में चुनाव वहां पे रखा और एक फेज में आप सिर्फ 2 लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता, अपनी छवि, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा सब भाजपा के लिए कूड़ेदान में डालने पे लगे हुए हैं। संजय सिंह के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के शिवानंद तिवारी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने काफी देर से चुनाव की घोषणा करके सरकार को प्रचार प्रसार करने का अवसर दिया है। तो वहीं आरजेडी के ही सांसद मनोज झा ने कहा है
कि स्टाइगर डेट देकर आप हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से तारीखें घोषित की गई हैं, उससे संसाधन संपन्न दल के पक्ष में चुनाव को झुकाने की कोशिश की गई है। संसाधन से संपन्न दल आज की तारीख में कौन है, यह समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के एक मंच पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। विपक्षी दलों की इन आलोचनाओं से परे जब हम कुछ ऐसे राज्यों की चुनावी तारीखों और वहां के चुनावी चरणों पर नजर डालते हैं जहां भाजपा के लिए अनुकूल माहौल नहीं है या जहां से उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, तो जो पिक्चर सामने आता है वह इन आलोचनाओं की सत्यता को स्थापित करता हुआ महसूस होता है। इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में पिछला लोकसभा चुनाव 6 चरणों में हुआ था, जिसमें भाजपा ने कुल 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ था। लेकिन इस बार का समीकरण बहुत बदला हुआ है। एक दूसरे की कट्टर विरोधी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इसके अलावा 3 हिंदी भाषिक राज्यों में सत्ता स्थापित करने वाली कांग्रेस के हौसले भी बढ़े हुए हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बावजूद बीजेपी अध्यक्ष यहां से 74 सीटों पर जीत प्राप्त करने का दावा किए हुए हैं। ऐसे में यहां 7 चरणों में मतदान होने के कारण भाजपा को प्रचार प्रसार का ज्यादा अवसर मिल सकता है, जो उसके डैमेज कंट्रोल में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, जहां 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में इस राज्य में 5 चरणों में चुनाव हुआ था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 34, कांग्रेस 4, सीपीआई 2 और भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में भाजपा ने इस राज्य में कड़ी मेहनत करते हुए खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो गई है। भाजपा को इस राज्य से बहुत आशा है और उत्तर प्रदेश व अन्य हिंदी भाषिक राज्यों में होने वाले संभावित नुकसान को वह इसी राज्य से पूरा करना चाहती है। इसलिए वेस्ट बंगाल में 7 चरणों में होने वाले चुनाव से उसे अधिक फायदा होने का अनुमान है, जहां उसे प्रचार प्रसार का अधिक अवसर मिलेगा और जहां वोटों की पोलराइजेशन का इशारा अमित शाह ने 22 जनवरी 2019 को अपनी मालदा रैली से ही दे दिया था। बिहार की 40 सीटों पर भी पश्चिम बंगाल की तरह 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 6 चरणों में यहां चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 22, लोक जनशक्ति पार्टी को 6, आरजेडी को 4, जनता दल यूनाइटेड को 3, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3, एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार का समीकरण बहुत बदला हुआ है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भाजपा ने एनडीए में शामिल करते हुए उसे 17 सीटें दी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें। इस हिसाब से उसके पास 17 सीटें हैं। इसके अलावा इस राज्य में भाजपा और जेडीयू दोनों को सत्ता विरोधी लहर का सामना है, क्योंकि राज्य में जेडीयू की सरकार है। दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल एक साथ आ गई हैं, जिससे एनडीए को मजबूत टक्कर मिल सकती है। ऐसी सूरत में एनडीए का लाभ इसी में था कि यहां के चुनाव चरण बढ़ जाएं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस बार 4 चरणों में मतदान होंगे, जबकि 2014 में यह 3 चरणों में हुआ था। सरकार में शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में है, उसके बावजूद दोनों के बीच गतिरोध चरम पर रहा। शिवसेना ने ऐलान किया था कि वह बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेगी, लेकिन फरवरी के बीच इन दोनों ने गठबंधन कर लिया, जिसमें 25 सीटें बीजेपी ने और 23 सीटें शिवसेना ने ली। बिहार की तरह इस राज्य में भी बीजेपी और शिवसेना को सरकार विरोधी लहर का सामना है। इस राज्य में किसानों की समस्याएं, सूखे की समस्या और मराठा आरक्षण जैसी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका फायदा विपक्षी कांग्रेस व एनसीपी को मिल सकता है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विपक्ष भी इस बार भरपूर तैयारियों में है। इसलिए 4 चरणों में होने वाले इस राज्य के चुनाव को बीजेपी के अनुकूल माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। यहाँ की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि पिछले यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यह 3 चरणों में हुए थे। मध्य प्रदेश आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने बीजेपी की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ दिया था। बीजेपी को फायदा उठाने के लिए यहां सरकार के विरोध भी कोई लहर नहीं है, बल्कि उसके विपरीत यहां की कमलनाथ सरकार जनता में लोकप्रिय भी मानी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां देश के सबसे अंतिम चरण में चौथे चरण का मतदान होना है, इसलिए यहां के चौथे चरण को बीजेपी को अवसर प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल उड़ीसा का भी है, जहां की 21 सीटों पर 4 चरणों में मतदान होने हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में यहां मतदान हुआ था, जिसमें बीजू जनता दल 20 सीटों पर और बीजेपी 1 सीट पर कामयाब हुई थी। यह राज्य बीजेपी के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि राज्य में बीजू जनता दल के विरोध एक लहर महसूस की जा रही है और भाजपा को ऐसा लगता है कि इस विरोध की लहर को वो अपने फेवर में करने में कामयाब हो जाएगी। इस राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी को अपने लिए यहां दोहरा अवसर नजर आ रहा है। इसलिए मतदान जितने लंबे चरण तक चले, बीजेपी को प्रचार प्रसार और सरकार विरोधी लहर को अपने फेवर में करने का अवसर मिलेगा। इन राज्यों के चुनाव की तारीखों और चरणों के चयन का अगर और गहराई से समीक्षा की जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि इस पूरे समीकरण से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में अगर विपक्ष चुनाव आयोग के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो यह एक गंभीर विषय है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इसे शेयर भी कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे फायदा यह होगा कि हमारी वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाएंगी और हमारे NVN का परिवार भी बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।